एग्जाम बस सिर पर है और किताबें खोल के भी नहीं देखी। अरे भाई परेशान ना होइए। हाँ, ये तो बहुतों की कहानी है। बिल्कुल। तो इसी के समाधान के लिए हम लेकर आए हैं एक ऑल इन वन सेशन, हम्म। सभी यूनिट्स को रिवाइज करने के लिए। मतलब जिसने पढ़ा है उसके लिए तो ये एक बेहतरीन रिवीजन है। और जिसने नहीं पढ़ा है उसे भी ये समझ आ जाएगा कि आखिर ये किताब, ये यूनिट्स कहना क्या चाहते हैं। और एक जरूरी बात, इस सेशन के बाद हम जल्द ही चैप्टर वाइज डिटेल्ड सेशंस भी लेकर आएंगे। तो आज हम कक्षा 9 की अर्थशास्त्र एनसीईआरटी के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों का एक गहन विश्लेषण करने वाली हूँ। हाँ, हम शुरू करेंगे अध्याय 1 से, पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। फिर हम देखेंगे अध्याय 2, संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स। उसके बाद अध्याय 3, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और फिर अध्याय 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और अंत में, जो शायद सबसे जरूरी है, हम इस किताब की आत्मा, मतलब इसकी भूमिका, भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल और मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को समझेंगे। एग्जैक्टली। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर, मतलब एक गांव में अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है, फिर उस अर्थव्यवस्था में लोगों की, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की भूमिका क्या होती है, और फिर गरीबी जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं वो पैदा ही क्यों होती हैं, और सरकार उन चुनौतियों से, खासकर फूड सिक्योरिटी के मामले में, कैसे निपटती है। और ये सब कुछ हमारे संवैधानिक मूल्यों के फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है, ये समझना यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। जीएस पेपर 2 जहां सरकारी नीतियां हैं, और जीएस पेपर 3 जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, खाद्य सुरक्षा है। और ऐसे पेपर के लिए भी एक मजबूत एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये नींव का काम करता है। बिल्कुल। तो वादा ये है कि इस चर्चा के अंत तक ये सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, पालमपुर की कहानी से। चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहली बात, ये एक काल्पनिक गांव है, हाइपोथेटिकल विलेज। अच्छा, ये असली नहीं है? नहीं, ये असली नहीं है। किताब कहती है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव पर आधारित है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादन यानी प्रोडक्शन से जुड़ी जो मूल अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझाना। एक मॉडल की तरह? प्रिसाइसली, एक मॉडल गांव। तो इस गांव की आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? खेती, फार्मिंग मुख्य गतिविधि है। लगभग 75% आबादी इसी पर निर्भर है। ये तो भारत के ज्यादातर गांवों की सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ खेती नहीं है, कुछ गैर कृषि क्रियाएं, नॉन फार्म एक्टिविटीज भी हैं। जैसे डेयरी हो गया, लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये सब सहायक गतिविधियां हैं। और इस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कनेक्टिविटी वगैरह? काफी अच्छा दिखाया गया है। पालमपुर पास के बड़े गांव रायगंज और कस्बे शाहपुर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हर मौसम में सड़कें ठीक रहती हैं। तो ट्रांसपोर्ट के साधन भी होंगे? हाँ, बैलगाड़ी से लेके जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, सब कुछ चलता है। ये दिखाता है कि गांव अलग थलग नहीं है, अ वेल कनेक्टेड विलेज। और गांव के अंदर की सामाजिक संरचना, कितने परिवार हैं? गांव में करीब 450 परिवार हैं, जो अलग अलग जातियों के हैं। और यहीं पर इस मॉडल में घुसते ही हमें सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक असमानता दिखती है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वो कैसे? 450 परिवारों में से 80 परिवार उच्च जाति के हैं। ओके। और गांव की ज्यादातर जमीन, द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, उन्हीं के पास है। उनके घर भी पक्के हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए। और बाकी लोग? बाकी में एक बड़ा हिस्सा दलितों का है, करीब 1/3 आबादी, मतलब 150 परिवार। और उनके पास जमीन? वो भूमिहीन हैं, लैंडलेस, या बहुत थोड़ी जमीन है। और वो गांव के एक कोने में रहते हैं, छोटे और कच्चे घरों में, मिट्टी और फूस के बने हुए। तो ये जमीन का असमान वितरण, जी, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ही गांव की पूरी अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन को तय करता है। एग्जैक्टली। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और इस गांव में बिजली भी है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बिजली से तो सब कुछ बदल जाता है। ज्यादातर घरों में बिजली है, खेतों में जो ट्यूबवेल हैं वो बिजली से चलते हैं, और छोटे-मोटे कारोबार में भी बिजली का इस्तेमाल होता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल भी है। स्वास्थ्य के लिए एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी डिस्पेंसरी भी है। तो अ फेयरली वेल डेवलप्ड विलेज। तो इस पूरे सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में किताब हमें उत्पादन के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताती है। चैप्टर का कोर है
उत्पादन का उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं बनाना जिनकी हमें जरूरत है। और इसके लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल। पहला है भूमि, यानी लैंड। लैंड मतलब सिर्फ खेती की जमीन? नहीं, ये एक आम मिसकंसेप्शन है। लैंड का मतलब है सभी प्राकृतिक संसाधन, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें जल, वन, खनिज सब कुछ शामिल है। अच्छा, तो पहला फैक्टर हो गया लैंड। दूसरा? दूसरा है श्रम, यानी लेबर, जो लोग काम करेंगे। इसमें शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर भी है, और मानसिक श्रम, मेंटल लेबर भी। मतलब खेत में काम करने वाला मजदूर भी लेबर है और स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी। एग्जैक्टली। कुछ कामों में पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, कुछ में शारीरिक कार्य करने वालों की। ठीक है, तो लैंड, लेबर। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा है भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, फिजिकल कैपिटल वो वैरायटी ऑफ इनपुट्स हैं जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर चाहिए होते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? हाँ, पहला है स्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो फिक्स्ड है, जो बदलता नहीं। एक तरह से ये वो चीजें हैं जो प्रोडक्शन में कई सालों तक इस्तेमाल होती हैं, जैसे औजार, मशीनें, इमारतें। तो किसान के लिए ट्रैक्टर एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। बिल्कुल। या कुम्हार का चाक, या एक फैक्ट्री की बिल्डिंग, ये सालों साल चलती हैं। समझ गई। और इसका दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ये क्या है? ये वो चीजें हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म हो जाती हैं, यूज अप हो जाती हैं, जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और हाथ में पैसा, कैश इन हैंड। उदाहरण देकर समझाइए। जैसे एक बुनकर को सूत चाहिए, तो वो सूत वर्किंग कैपिटल है। एक कुम्हार को मिट्टी चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल है। और हाथ में पैसा? हाँ, उत्पादन के दौरान पेमेंट करने के लिए, जरूरी चीजें खरीदने के लिए कुछ पैसा हाथ में हमेशा चाहिए होता है, वो भी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, और चौथा फैक्टर? चौथा और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ज्ञान और उद्यम, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। प्रिसाइजली। आपको भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ लाने के लिए और उससे कुछ उपयोगी बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की जरूरत होगी। मतलब ये वो फैक्टर है जो बाकी तीनों को ऑर्गेनाइज करता है। एग्जैक्टली। भूमि, श्रम और पूंजी अपने आप में निष्क्रिय हैं, पैसिव हैं। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए मानव पूंजी चाहिए। आजकल इसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ये हो गए उत्पादन के 4 कारक। अब वापस पालमपुर की खेती पर आते हैं। हाँ, तो पालमपुर में खेती ही मुख्य उत्पादन क्रिया है, लेकिन एक मूल बाधा है, अ फंडामेंटल कंस्ट्रेंट। और वो क्या है? भूमि स्थिर है, लैंड इज फिक्स्ड। 1960 से आज तक पालमपुर में जुताई के अंदर आने वाली जमीन में कोई विस्तार नहीं हुआ है। गांव की जो बंजर भूमि थी उसे भी खेती लायक बना लिया गया। तो अब और जमीन बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है। सो दिस क्रिएट्स इमेंस प्रेशर, राइट? हाँ, जाहिर है। उसी सीमित भूमि से अधिक उत्पादन करने का दबाव। और इसी दबाव से उपज बढ़ाने के 2 मुख्य तरीके निकलते हैं। पहला तो किताब में बताया है, बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग। हाँ, इसका मतलब है एक ही जमीन के टुकड़े पर एक वर्ष में कई फसलें उगाना। जैसे पालमपुर के किसान करते हैं, बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाते हैं। हाँ, खरीफ फसल। हाँ। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती। और फिर सर्दियों में रबी की फसल में गेहूं उगाते हैं। तो एक ही खेत से साल में 3 फसलें ले रहे हैं। दिस इज मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? इसके लिए तो पानी की बहुत जरूरत होगी। सिंचाई प्रणाली, अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। बिजली जल्दी आ गई थी जैसा आपने बताया। हाँ, बिजली आने से सिंचाई का पूरा तरीका ही बदल गया। पहले किसान कुओं से रहट चलाकर पानी निकालते थे, जिसमें बहुत मेहनत और समय लगता होगा, और कम एरिया इरिगेट होता था। फिर लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल ज्यादा एफिशिएंटली सिंचाई कर सकते हैं। तो पहले सरकारी ट्यूबवेल्स लगे, फिर लोगों ने अपने निजी ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए। और 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुताई क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो एक तरह से अशोर्ड इरिगेशन ने ही मल्टीपल क्रॉपिंग को पॉसिबल बनाया। एग्जैक्टली। भारत में हर गांव में ऐसी सुविधा नहीं है। नदी के पास के मैदानों में अच्छी सिंचाई है, लेकिन पठारी क्षेत्रों, डेक्कन प्लेटो जैसे इलाकों में सिंचाई कम होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था उपज बढ़ाने का? दूसरा तरीका था आधुनिक कृषि विधियां, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसे हम आम भाषा में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसमें HYV बीजों का इस्तेमाल हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाँ,
ये वो बीज थे जिनसे एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा हो सकता था। परंपरागत बीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लेकिन इन बीजों की एक शर्त थी। क्या शर्त थी? HYV बीजों को मैक्सिमम यील्ड के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए था। अच्छा। और सिर्फ पानी नहीं, उन्हें रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत थी अच्छे नतीजों के लिए। तो एक पूरा पैकेज था, सिर्फ बीज बदलने से काम नहीं चलता। नहीं, आपको बीज, पानी, खाद, कीटनाशक सब कुछ चाहिए। तो आधुनिक खेती के लिए आपको ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी मशीनें भी चाहिए जो जुताई और कटाई को तेज कर सकें। और इसका असर क्या हुआ पालमपुर में? असर चमत्कारिक था। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। ओके। HY बीजों से ये बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। ये तो दोगुने से भी ज्यादा है। हाँ, गेहूं के उत्पादन में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई। अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए काफी ज्यादा अधिशेष सरप्लस गेहूं था। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब विल द लैंड सस्टेन? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब चिंताजनक है। क्यों? देखिए, हरित क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन जमीन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। मतलब? रासायनिक खादों ने मिट्टी में मौजूद जो प्राकृतिक पोषक तत्व और जीवाणु थे उन्हें नष्ट कर दिया। तो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, द नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, कम हो गई, खत्म हो गई। अब किसानों को उतनी ही उपज पाने के लिए और ज्यादा रासायनिक खाद डालना पड़ता है। तो लागत बढ़ती जा रही है। लागत भी बढ़ रही है और जमीन की सेहत भी खराब हो रही है। और पानी का क्या? ट्यूबवेल से सिंचाई का असर? उसका असर और भी खतरनाक है। ट्यूबवेल से अंधाधुंध सिंचाई ने भूजल स्तर, द ग्राउंड वाटर लेवल, को बहुत नीचे गिरा दिया है। तो एक तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यस, वी आर यूजिंग देम फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। एक बार ये नष्ट हो गए तो इन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक क्लासिक डिलेमा है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन गेन्स और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच का। और ये आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां हरित क्रांति सबसे सफल रही, वहां का सबसे बड़ा संकट है, जिसकी नींव उसी हरित क्रांति में रखी गई थी। तो कृषि के भविष्य के लिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। बिना उसके कोई भविष्य नहीं है। अब आते हैं इन संसाधनों के बंटवारे पर, जो शायद इस अध्याय का सबसे इमोशनल और जरूरी हिस्सा है। पालमपुर में भूमि का वितरण कैसा है? बहुत ही असमान, एक्सट्रीमली अनइक्वल। जैसा हमने शुरू में बात की, 150 परिवार भूमिहीन हैं, लैंडलेस, जो कुल परिवारों का 1/3 है। हाँ। और फिर 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये छोटे किसान हैं। इतनी छोटी जमीन से तो परिवार का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। बहुत मुश्किल से। और फिर बचे 60 परिवार जो मध्यम और बड़े किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। और कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा जमीन है। हाँ, तो आप देख सकती हैं कि गांव की ज्यादातर जमीन कुछ ही परिवारों के हाथ में है। और इस समस्या को गोविंद की कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, 2010 में गोविंद एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर असिंचित जमीन थी। वो अपने 3 बेटों की मदद से खेती करता था। बहुत आराम से तो नहीं, पर गुजारा हो जाता था। हाँ, एक भैंस भी थी जिससे कुछ अतिरिक्त आय हो जाती थी। फिर गोविंद की मृत्यु हो गई और वो 2.25 हेक्टेयर जमीन उसके 3 बेटों में बंट गई। तो हर एक के हिस्से में सिर्फ 0.75 हेक्टेयर जमीन आई। एग्जैक्टली। अब इतनी छोटी जमीन पर बेहतर सिंचाई और आधुनिक खेती के बाद भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो उन्हें काम की तलाश में कहीं और भी जाना पड़ता है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय कृषि को अनवायबल, अलाभकारी बना रही है। और जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनका क्या? हु विल प्रोवाइड द लेबर? श्रम। या तो छोटे किसान खुद अपने खेतों में काम करते हैं, या फिर वो भूमिहीन परिवारों से आते हैं जो खेती हर मजदूर, फार्म लेबरर्स के तौर पर काम करते हैं। और इन मजदूरों को मजदूरी कौन देता है? मध्यम और बड़े किसान। और इन मजदूरों का जीवन बहुत कठिन है। ढाला की कहानी यही दिखाती है। हाँ, ढाला पालमपुर का एक भूमिहीन खेतीहर मजदूर है। उसे रोज काम ढूंढना पड़ता है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज 300 रुपए प्रतिदिन तय की है। लेकिन ढाला को सिर्फ 160 रुपए ही मिलते हैं। इतना कम क्यों? क्योंकि काम करने वाले ज्यादा हैं और काम कम है। There's intense competition for work. तो मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजबूर हो जाते हैं। This is a classic case of supply exceeding demand in the labor market.
which leads to exploitation. और ये मजदूरी कैश में मिलती है या? कभी कैश में, कभी अनाज के रूप में, और ये काम भी पूरे साल नहीं मिलता। बुआई और कटाई के समय काम ज्यादा होता है, बाकी समय कम। तो आय भी बहुत अनिश्चित है। बहुत अनिश्चित। ऊपर से बड़े किसानों से कर्ज भी लेना पड़ता है। तो एक्सप्लॉयटेशन का एक और साइकिल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और शोषण का सबसे विभत्स रूप हमें पूंजी, कैपिटल के मामले में दिखता है। हाँ, छोटे किसानों को खेती के लिए पूंजी की जरूरत। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आधुनिक खेती में बहुत ज्यादा पूंजी लगती है। बीज, खाद, कीटनाशक, पानी, मशीनें, सब में पैसा लगता है। तो छोटे किसान इसका इंतजाम कैसे करते हैं? ज्यादातर को कर्ज लेना पड़ता है। और यहीं पर सविता की कहानी आती है। हाँ। सविता एक छोटी किसान है। वो अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं उगाने की योजना बना रही है। उसे बीज, खाद और औजारों की मरम्मत के लिए पैसों की जरूरत है। उसे करीब 30,000 रुपए चाहिए। उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो गांव के एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का फैसला करती है। और तेजपाल सिंह उसे कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तों पर। और वो शर्तें आप सुनिए। पहली शर्त 24% की ब्याज दर, वो भी सिर्फ 4 महीनों के लिए। ये बहुत ऊंची ब्याज दर है। बहुत ज्यादा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरी शर्त सुनिए। क्या थी दूसरी शर्त? कि सविता कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करेगी, और वो भी सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन पर। व्हाट? सिर्फ 100 रुपए? जबकि न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए है और गांव में 160 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, वो जानती है कि ये बहुत कम मजदूरी है और उसे अपने खेत की कटाई भी करनी है, लेकिन वो मजबूर है। क्योंकि छोटे किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिलता। दिस इज ऑलमोस्ट डेट बॉन्डेज। तो ये एक बहुत ही कॉमन रियलिटी है जहां इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब बैंकों से कर्ज की पहुंच छोटे किसानों तक नहीं होती। तो उन्हें साहूकारों और बड़े किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो ऐसी ही मनमानी शर्तें लगाते हैं। और दूसरी तरफ तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान क्या करते हैं? उनके पास तो अपनी बचत होती है। उन्हें अपनी अधिशेष उपज, सरप्लस प्रोड्यूस को बेचकर काफी पैसा मिलता है। तो वो उस पैसे को अगली फसल में लगा देते हैं, या बैंक में रख देते हैं, जिसपे उन्हें ब्याज मिलता है। या फिर सविता जैसे जरूरतमंद किसानों को कर्ज देकर और ज्यादा ब्याज कमाते हैं। सो कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू मोर कैपिटल। एग्जैक्टली। दिस इज हाउ इनइक्वालिटी परपेचुएट्स इटसेल्फ। अमीर और अमीर होता है और गरीब उसी दुष्चक्र में फंसा रहता है। तो इस सरप्लस का, इस अधिशेष का क्या होता है? किसान उत्पादन के बाद एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रख लेते हैं और बाकी अधिशेष बेच देते हैं। सविता जैसे छोटे किसानों के पास तो बहुत कम अधिशेष बचता होगा। हाँ, वो तो बस अपने परिवार के लिए ही उगा पाते हैं। बाजार में बेचने का काम मध्यम और बड़े किसान ही करते हैं। जैसे तेजपाल सिंह। हाँ, वो अपने अधिशेष गेहूं को बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता है, उसका एक हिस्सा बैंक में रखता है और बाद में उस पैसे का इस्तेमाल सविता जैसों को कर्ज देने में करता है, या फिर अगले मौसम के लिए एक कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करने में। और कुछ पैसे से वो शायद स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल भी खरीदता होगा। बिल्कुल। इस साल वो एक और ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है, जिससे उसकी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये है पूरी कहानी कि कैसे गांव के अंदर अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। हाँ, और इसी कहानी में हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज का भी जिक्र मिलता है। पालमपुर में खेती के अलावा और क्या होता है? डेयरी एक बहुत कॉमन एक्टिविटी है। लोग अपनी भैंसों को ज्वार बाजरा खिलाते हैं और दूध को पास के गांव रायगंज में बेचते हैं। शाहपुर के 2 व्यापारियों ने तो रायगंज में दूध कलेक्शन और चिलिंग सेंटर भी खोले हुए हैं। हाँ, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। इसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में 50 से भी कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं, और ये शहरों की बड़ी फैक्ट्रियों जैसा नहीं है। बहुत ही सरल उत्पादन विधियां हैं। हाँ, ज्यादातर काम घर पर या खेत में ही परिवार के सदस्यों की मदद से कर लिया जाता है। मिश्रीलाल की कहानी इसका एक उदाहरण है। हाँ, मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। वो किसानों से गन्ना खरीद पर गुड़ बनाता है और उसे शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में उसे थोड़ा लाभ हो जाता है। और फिर आते हैं पालमपुर के दुकानदार, द शॉपकीपर्स। हाँ, जो शहरों के थोक बाजारों से सामान लाके गांव में बेचते हैं। चावल, गेहूं, चीनी से लेकर साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्ती तक। और कुछ ने तो बस स्टैंड के पास छोटी दुकानें भी खोल ली हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प कहानी है करीम की। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है। हाँ, उसने देखा कि गांव के कई छात्र शाहपुर शहर कंप्यूटर क्लास के लिए जाते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना गांव में ही ये सुविधा दी जाए।
उसने गांव की 2 महिलाओं को ढूंढा जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा था और उन्हें काम पर रख लिया। और उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में ही क्लास शुरू कर दी। और अब हाई स्कूल के काफी छात्रों ने उसकी क्लास ज्वाइन कर ली है। तो ये एक तरह से ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्राइज का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। उसने एक जरूरत को पहचाना और एक सर्विस बेस्ड नॉन फार्म एक्टिविटी शुरू की। तो पालमपुर की कहानी हमें उत्पादन, उसके कारक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, और सविता की कहानी हमें सीधे अगले अध्याय के मूल विचार की ओर ले जाती है। कैसे? सविता के पास कैपिटल की कमी ने उसे एक विशिष्ट साइकिल में फंसा दिया। तो अगला सवाल यही है कि कुछ लोग अर्थव्यवस्था के लिए एसेट क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग फंसे क्यों रह जाते हैं? इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल। एग्जैक्टली। चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स इसी सवाल से शुरू होता है। सवाल क्या है? क्या जनसंख्या पॉपुलेशन एक संपत्ति है, एन एसेट, या एक देनदारी, अ लायबिलिटी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम हमेशा भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। हाँ, पर यह अध्याय हमें बताता है कि एक बड़ी आबादी अपने आप में डिविडेंड नहीं है। अच्छा, ये डिविडेंड तब बनती है जब हम उसमें निवेश करते हैं। कैसा निवेश? शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के जरिए। इसी निवेश से मानव पूंजी का निर्माण होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब है देश के लोगों की वर्किंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। हाँ, जब हम इस मानव संसाधन को और विकसित करते हैं तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो ये फिजिकल कैपिटल जैसा ही है जैसे हम मशीन में निवेश करते हैं। एक तरह से जैसे फिजिकल कैपिटल देश की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ाता है। बल्कि किताब कहती है कि मानव पूंजी दूसरे सभी संसाधनों से श्रेष्ठ है, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। बिल्कुल, क्योंकि भूमि और पूंजी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए मानव पूंजी ही चाहिए। तो जिस देश ने अपनी मानव पूंजी में निवेश किया है वो आगे बढ़ेगा। हाँ, जापान जैसे देशों का उदाहरण है। उनके पास ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत निवेश किया। और आज वो विकसित देश हैं। उन्होंने अपने लोगों को कुशल और तकनीकी रूप से इतना विकसित कर दिया कि वो दूसरे देशों से संसाधन आयात करके भी सफल हो गए। इसे समझाने के लिए किताब में सकल और विलास की 2 बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं। हाँ, जो बिल्कुल विपरीत हैं। पहले सकल की कहानी लेते हैं। सकल 12 साल का एक लड़का है। उसकी माँ घर का काम देखती है और पिता एक खेत में काम करते हैं। सकल घर के काम में अपनी माँ की मदद करता है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है। उसके चाचा ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तो वो घर पर ही रहते हैं। लेकिन सकल के माता पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, वो उसे गांव के स्कूल में भेजते हैं। वो पढ़ाई में अच्छा है, उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता उसे आगे पढ़ाने के लिए मना लेते हैं और वो कंप्यूटर में एक वोकेशनल कोर्स के लिए कर्ज भी लेते हैं। सकल प्रतिभाशाली था, उसने कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया जिससे फर्म की बिक्री बढ़ गई और उसके बॉस ने खुश होकर उसे प्रमोशन दे दिया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? शिक्षा में जो इन्वेस्ट किया गया उसने सकल को एक प्रोडक्टिव एसेट बना दिया। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट इन हिज एजुकेशन एंड हेल्थ क्रिएटेड अ वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जिससे उसकी आय बढ़ी और इससे देश की भी आय बढ़ी। अब इसकी तुलना करते हैं विलास की कहानी से। विलास 11 साल का लड़का है, उसी गांव में रहता है जहां सकल रहता है। विलास के पिता एक मछुआरे थे, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल का था तो उनकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मां मछलियां बेचकर परिवार पालती है। वो एक तालाब से मछलियां खरीदती है और पास की मंडी में बेचती है। वो रोज सिर्फ 1500 रुपए कमा पाती है। विलास गठिया, आर्थराइटिस का मरीज बन जाता है। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। वो स्कूल भी नहीं जा सका, उसकी पढ़ाई में कोई रुचि भी नहीं थी। वो घर के काम में मां की मदद करता और अपने छोटे भाई की देखभाल करता। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो विलास को भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी माँ की तरह वो भी बहुत कम कमा पाता था। सकल एक एसेट बना और विलास एक लायबिलिटी। यही मानव पूंजी का फर्क है। स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश का यही नतीजा होता है। इस अध्याय में आर्थिक क्रियाकलापों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी बात की गई है। हाँ, विलास और सकल की कहानियों के बाद यह समझाया गया है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में वो गतिविधियां आती हैं
जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन। ओके। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग आता है। मतलब जब हम प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेस करके कुछ नया बनाते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। बिल्कुल। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, सर्विसेज आती हैं। जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बीमा, ये सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती हैं। और इन गतिविधियों को दो भागों में बांटा गया है: बाजार क्रियाएं, मार्केट एक्टिविटीज, और गैर बाजार क्रियाएं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। हाँ, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पेमेंट। राइट। और गैर बाजार क्रियाएं वो हैं जो स्व उपयोग, सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं। जैसे किसान अपने परिवार के लिए अनाज उगाए। हाँ, या फिर घरेलू काम। और यहीं पर लिंग आधारित श्रम विभाजन, द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, का बहुत संवेदनशील मुद्दा आता है। हाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच काम का बंटवारा होता है। महिलाएं आमतौर पर घरेलू काम करती हैं और पुरुष खेतों में। सकल की माँ शीला खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। और सकल के पिता बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। तो शीला जो भी काम कर रही है उसके लिए उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता। और इसीलिए उसके काम को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता। एंड दिस इज अ मेजर एनालिटिकल पॉइंट फॉर मेंस। ये जो अनपेड वर्क है, ये केयर इकोनॉमी की रीढ़ है। और इसे जीडीपी में शामिल न करके हम अपनी आधी आबादी के योगदान को सिस्टमैटिकली अंडरवैल्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश करती भी हैं, तो भी उनकी आय पुरुषों के तुलना में कम होती है। हाँ, शिक्षा और कौशल के आधार पर आय निर्धारित होती है, लेकिन महिलाओं को अक्सर कम वेतन दिया जाता है। और ज्यादातर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी इज लो। असंगठित क्षेत्र में, जहां कानूनी सुरक्षा नहीं है, अनियमित रोजगार है और मातृत्वावकाश, चाइल्ड केयर लीव जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का अभाव है। लेकिन अगर महिलाओं के पास उच्च शिक्षा और उच्च कौशल है तो वो पुरुषों के बराबर ही कमाती हैं। हाँ, संगठित क्षेत्र में टीचिंग और मेडिसिन जैसे क्षेत्र महिलाओं को आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने तो प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया है। तो की मैसेज ये है कि शिक्षा और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की आय के मुख्य निर्धारक है। एब्सोल्युटली। और यही हमें जनसंख्या की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, के टॉपिक पर लाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता किन चीजों पर निर्भर करती है? दो मुख्य चीजों पर। पहला साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, और दूसरा स्वास्थ्य, हेल्थ। और ये दोनों मिलकर देश की ग्रोथ रेट को तय करते हैं। हाँ, तो पहले शिक्षा की बात करते हैं। सकल की कहानी में हमने देखा कि शिक्षा ने कैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। और स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना भी शुरू की गई है। हाँ, ताकि बच्चों का पोषण भी हो और वो स्कूल भी आए। और इसका नतीजा क्या रहा है? साक्षरता दर में सुधार हुआ है? सुधार तो हुआ है। 1951 में 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। ये तो काफी अच्छा सुधार है। लेकिन इसमें बहुत असमानताएं हैं। पुरुषों में साक्षरता दर महिलाओं से करीब 16.6% ज्यादा है। और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले लगभग 16% ज्यादा है। राज्यों में भी बहुत अंतर है। केरल में 2011 में साक्षरता 94% थी, जबकि बिहार में सिर्फ 62। तो अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बहुत लंबा। सरकार शिक्षा पर अपने जीडीपी का खर्च भी बढ़ा रही है, लेकिन वो अभी भी काफी कम है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। अगर विलास का स्वास्थ्य ठीक होता तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। तो भारत में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में क्या सुधार हुआ है? सुधार तो हुए हैं। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में 36.7 वर्ष से बढ़कर 2014 में 68.3 वर्ष हो गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR भी 1951 में 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां बहुत हैं। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां ये बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। और एक बड़ा क्षेत्रीय असंतुलन है। हाँ, देश में 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं,
लेकिन इनमें से ज्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ ही राज्यों में है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी समान वितरण नहीं है। बिल्कुल नहीं। विलास की कहानी जहां खराब स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी के कारण कम आय हुई, वो व्यक्तिगत गरीबी का एक आदर्श उदाहरण है। हाँ, लेकिन जब ये बड़े पैमाने पर होता है तो ये एक राष्ट्रीय चुनौती बन जाती है, और यहीं से हमारे अगले अध्याय निर्धनता एक चुनौती की भूमिका बनती है। यस, चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये अध्याय हमें बताता है कि आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गरीबी रही है। तो सबसे पहले यह अध्याय गरीबी को परिभाषित कैसे करता है? बहुत ही व्यापक तरीके से। गरीबी का मतलब सिर्फ भुखमरी या आश्रय का न होना नहीं है। अच्छा। It's a situation where parents are unable to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. तो गरीबी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह अवसरों का अभाव है, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Exactly. इसमें साफ पानी और सफाई सुविधाओं की कमी भी शामिल है। इसमें एक नियमित रोजगार की कमी भी शामिल है। यह एक असहाय अवस्था है। दिस साउंड्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। प्रिसाइसली। हालांकि यह अध्याय मुख्य रूप से उपभोग आधारित गरीबी रेखा, कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन का उपयोग करता है, लेकिन इसका मूल विषय बहुआयामी है। गरीबी रेखा क्या है? यह आय या उपभोग के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जो किसी व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। और यह समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। हाँ, भारत में इसे कैलोरी की जरूरत के आधार पर तय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो इस आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान क्या है? 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ये अध्याय गरीबी के दो और पहलुओं पर भी बात करता है, सामाजिक अपवर्जन, सोशल एक्सक्लूजन और असुरक्षा, वल्नरेबिलिटी। हाँ, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि गरीबों को बेहतर माहौल और बेहतर अवसरों वाले समाज से बाहर रखा जाता है, जैसे भारत में जाति व्यवस्था। और वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कुछ समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के लोग या व्यक्तियों जैसे विधवा या विकलांग के लिए आने वाले वर्षों में गरीब बनने या बने रहने की संभावना ज्यादा होती है। ये एक तरह से जोखिम का विश्लेषण है। तो भारत की गरीबी विरोधी रणनीति क्या रही है? द एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी। यह दो आयामी रही है, अ टू प्रोंग स्ट्रैटेजी। पहला क्या है? पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, promotion of economic growth. The idea is that a rising tide lifts all boats. हाँ, ये विचार कि अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरा है लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, उन लोगों के लिए जो आर्थिक विकास से पीछे छूट जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA 2005। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है क्योंकि ये काम के अधिकार, द राइट टू वर्क, को कानूनी रूप देता है। और ये ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों, अनस्किल लेबर के लिए एक बहुत जरूरी सोशल सेफ्टी नेट का काम करता है। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। हाँ, इन सभी का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और गरीबी को कम करना है। तो इस अध्याय से मुख्य टेकअवे ये है कि गरीबी पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए निरंतर आर्थिक विकास, मानव पूंजी में निवेश में वृद्धि और लक्षित सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। बिल्कुल, और गरीबी का सबसे तत्काल और क्रूर परिणाम है एक सामान्य भोजन जुटाने में असमर्थता। और ये हमें सीधे अध्याय 4 के मूल मुद्दे पर लाता है, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। राइट, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, जैसा कि अध्याय समझाता है, 3 स्तंभों पर खड़ी है। पहला है भोजन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जिसका मतलब है देश के भीतर भोजन का उत्पादन, फूड प्रोडक्शन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में पिछले वर्षों का स्टॉक। दूसरा स्तंभ है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, जिसका मतलब है कि भोजन हर व्यक्ति की पहुंच में हो। और तीसरा है सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति के पास अपनी भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पैसा हो। तो भले ही FCI के गोदाम अनाज से भरे हों,
अवेलेबिलिटी। यह बेकार है अगर एक गरीब व्यक्ति दूर दराज के गांव में राशन की दुकान तक नहीं पहुंच सकता, एक्सेसिबिलिटी। या रियायती मूल्य भी नहीं चुका सकता, अफोर्डेबिलिटी। All three legs of the stool must be strong. परफेक्टली पुट, खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की सीमाओं की सुरक्षा। 1943 का बंगाल का अकाल, द बंगाल फैमिन, इसका एक भयावह उदाहरण है। हाँ, उस अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने तर्क दिया कि ये चावल की उपलब्धता की कमी के कारण नहीं हुआ था, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए पहुंच और सामर्थ्य की विनाशकारी विफलता के कारण हुआ था। अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट। एग्जैक्टली। तो इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिए भारत ने आजादी के बाद एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली विकसित की। और इस प्रणाली के दो मुख्य घटक हैं। 2 components. कंपोनेंट 1 इज द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ये क्या है? ये भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदा गया अनाज, मुख्य रूप से गेहूं और चावल का स्टॉक है। और FCI ये अनाज किसानों से कैसे खरीदती है? FCI किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें प्रदान करती है। इस कीमत को न्यूनतम समर्थित मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP कहा जाता है। तो MSP का उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहन देना है? हाँ, ताकि वो उत्पादन बढ़ाएं। और इस खरीदे हुए अनाज को सरकार बफर स्टॉक में रखती है। और इस स्टॉक का उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग आपदा के समय या उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां अनाज की कमी होती है, और समाज के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरित करने के लिए भी। और यहीं पर दूसरा घटक आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल। FCI द्वारा खरीदा गया अनाज सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, के माध्यम से वितरित किया जाता है। और ये बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है, जिसे निर्गम मूल्य, इशू प्राइस कहा जाता है। हाँ, भारत में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। और इस PDS का भी समय के साथ विकास हुआ है ना? हाँ, पहले ये यूनिवर्सल थी सबके लिए। 1992 में इसे रिवैम्प्ड PDS के रूप में शुरू किया गया, जो 1700 पिछड़े ब्लॉक्स पर केंद्रित थी। फिर 1997 में इसे टारगेटेड PDS, TPDS में बदल दिया गया, जिसमें गरीब और गैर गरीब के लिए अलग अलग कीमतें रखी गईं। और फिर 2000 में 2 विशेष योजनाएं शुरू की गईं। अंत्योदय अन्न योजना AAY, जो गरीबों में सबसे गरीब के लिए थी, और अन्नपूर्णा योजना APS, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, पैसे के साथ आई। दिस वॉज अ मॉन्यूमेंटल शिफ्ट। हाँ, इसने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को कल्याण आधारित से अधिकार आधारित कानूनी ढांचे, राइट्स बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क में बदल दिया। तो अब भोजन एक कानूनी अधिकार है। बिल्कुल। ये अधिनियम देश की लगभग 2/3 आबादी को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार, अ लीगल एंटाइटलमेंट देता है। लेकिन ये सिस्टम ये परफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर FCI के गोदामों में अनाज सड़ने की खबरें सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अत्यधिक बफर स्टॉक के कारण अनाज की बर्बादी और भंडारण की उच्च लागत एक गंभीर मुद्दा है। और MSP पर गेहूं और चावल की खरीद पर जो जोर दिया जाता है, उसने पारिस्थितिकी समस्याएं भी पैदा की हैं। हाँ, जैसे पंजाब और हरियाणा में पानी का स्तर गिरना, जिसके बारे में हमने पालमपुर अध्याय में चर्चा की थी। MSP ने फसल पैटर्न को भी बिगाड़ दिया है। और PDS में भ्रष्टाचार, मतलब डीलरों द्वारा अनाज को खुले बाजार में बेचना, जिसे लीकेज कहते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। तो जहां इस प्रणाली ने बड़े पैमाने पर अकाल को सफलतापूर्वक रोका है और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया है, वहीं इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। अध्याय के अंत में खाद्य सुरक्षा में सहकारिताओं, कोऑपरेटिव्स की भूमिका का भी उल्लेख है। हाँ, तमिलनाडु में लगभग 94% राशन की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में अमूल, ये सब सहकारी समितियों के सफल उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने अनाज बैंक्स, ग्रेन बैंक्स का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जो बहुत सफल रहा है। तो ये सभी सरकारी हस्तक्षेप, चाहे वो MGNREGA हो या विशाल PDS, ये एक वैक्यूम में काम नहीं करते। नहीं। वे एक बड़े दर्शन, एक संवैधानिक जनादेश द्वारा निर्देशित होते हैं। और उसे समझने के लिए हमें किताब की आत्मा को देखना होगा, और वास्तव में राष्ट्र की आत्मा को। प्रस्तावना, द प्रीएम्बल। प्रिसाइजली। एक अर्थशास्त्र की किताब में प्रस्तावना क्यों है? क्योंकि ये हमारी आर्थिक नीतियों के लिए नैतिक और संवैधानिक दिशा निर्देश प्रदान करती है। जब प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी, सोशलिस्ट
राज्य घोषित करती है और अपने सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का वादा करती हैं। तो ये राज्य को असमानता कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का जनादेश, अ मैंडेट, देती है। तो चलिए इन सबको जोड़ते हैं। क्या पीडीएस प्रस्तावना में किए गए उस आर्थिक न्याय के वादे को पूरा करने का एक साधन है? इट इज अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट प्रॉमिस। एनएफएसए सिर्फ एक नीति नहीं है, ये एक संवैधानिक मूल्य को साकार करने का प्रयास है। और किताब के अंत में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A भी दिए गए हैं। हाँ, जो हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारियां भी हैं। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। और ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब इन्हें लागू करने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये एक नैतिक दायित्व है। और इनमें से कुछ सीधे हमारी आज की चर्चा से जुड़े हैं। बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जैसा कर्तव्य पीडीएस जैसी प्रणालियों में रिसाव और भ्रष्टाचार को रोकने से सीधे तौर पर संबंधित है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना का कर्तव्य, ओह, दैट इज अ डायरेक्ट चेक ऑन अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्जैक्टली। तो प्रस्तावना लक्ष्य निर्धारित करती है, आर्थिक नीतियां उस तक पहुंचने का मार्ग है, और मौलिक कर्तव्य वे नियम हैं जिनका हमें उस मार्ग पर पालन करना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर जस्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे समेटा है और ये हमें हमारी पूरी चर्चा के मुख्य टेकअवेज पर लाता है। हाँ, तो हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी? पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक जटिल प्रणाली है, जहां पूंजी का असमान वितरण, चाहे वो पालमपुर में जमीन हो या शिक्षा के अवसर, शोषण और गरीबी का मूल कारण है। दूसरी बात, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल ही असली इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। सकल की तरह स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करने से विकास का एक वर्चुअस साइकिल बनता है। और विलास की तरह इसे नजरअंदाज करने से गरीबी का एक जाल, अ पॉवर्टी ट्रैप बनता है, जो हमारे पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड को शून्य कर सकता है। तीसरा, खाद्य सुरक्षा एक अधिकार आधारित मुद्दा है, कोई खैरात नहीं। भारत की बफर स्टॉक और पीडीएस की प्रणाली, जिसे अब एनएफएसए का कानूनी सहारा है, सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन इसमें अक्षमता, भ्रष्टाचार और पारिस्थितिक अस्थिरता जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं, जिनमें तत्काल सुधार की जरूरत है। और अंत में भारत में सभी आर्थिक नीतियां प्रस्तावना में निर्धारित न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की अभिव्यक्ति हैं या होनी चाहिए। हमारा अर्थशास्त्र हमारे संविधान से अविभाज्य है। ये ज्ञान सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए है, जो हमारे देश की चुनौतियों और संभावनाओं को समझता है। मैं तो कहूंगा कि इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनना चाहिए, ताकि सभी बारीकियां और कनेक्शन समझ में आ सकें। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने इन सभी अध्यायों में एक निरंतर तनाव देखा है, पालमपुर में उत्पादन और स्थिरता के बीच, एक बड़ी आबादी और उसे मानव पूंजी बनाने की क्षमता के बीच, और खाद्य सुरक्षा और उसकी पर्यावरणीय लागत के बीच। तो क्या विकास और स्थिरता के बीच संतुलन खोजना ही हमारे समय की सबसे बड़ी आर्थिक और शासन की चुनौती नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर दिमाग की बत्ती जली हो और दिल में थोड़ा जोश आया हो, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को फटाक से लाइक ठोक दीजिए। आपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की रगड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके सवाल या विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी है ना, उसे बजा दीजिए, ताकि हमारा अगला विश्लेषण आपसे मिस ना हो। और अगर आपको हमारा ये प्रयास सच में मूल्यवान लगा हो, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं। ये हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले सत्र में एक और जबरदस्त विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।